Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar Kumawat. Welcome to VK Square. So we are with the next topic of MSc Mathematics या BSc या RPSC के फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चर के एग्जाम्स या आप CSIR नेट GRF के अंदर कुछ। तो देखो हमारा जो ये सब्जेक्ट चल रहा है डिफरेंशियल ज्योमेट्री, इसके अंदर हमने प्रीवियसली भी काफ़ी सारे कर्व्स के बारे में बात की थी। हमने काफ़ी सारे टॉर्शन, कर्वेचर सब के बारे में बात की। तो ऑसिलेटिंग प्लेन इज़ व्हाट, नॉर्मल प्लेन इज़ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P कैप विच इज़ लाइक बाइनॉर्मल और N कैप विच इज़ प्रिंसिपल नॉर्मल। नाउ द न्यू टॉपिक इज़ इन्वॉल्यूट। अब देखो इस वीडियो के अंदर क्या है, मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दूंगा कि इन्वॉल्यूट और इवॉल्यूट ये दोनों चीज़ें क्या क्या होती हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। बट इस वीडियो में क्या करेंगे, एक तो बेसिक समझ लेंगे कि इन्वॉल्यूट क्या होता है और इवॉल्यूट क्या होता है, और उसके बाद में क्या करेंगे, हम जनरल इक्वेशन निकालेंगे इसकी इन्वॉल्यूट की। अब देखो ये मैं चाहता हूँ कि ये जो दो टॉपिक है इन्वॉल्यूट और इवॉल्यूट, ये 6 वीडियो या 8 वीडियो में कंप्लीट करो। बिकॉज एक के अंदर तो जनरल इक्वेशन पढ़ाएंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कर्वेचर, उसके बाद पढ़ेंगे टॉर्शन, फिर बाद में उसकी थोड़ी क्वेश्चन, तो 4 वीडियो होगी। फिर वापस 4 वीडियो सेम टू सेम इवॉल्यूट की होगी। ठीक है, तो फटाफट बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टार्ट करने से पहले आपको ये कहना चाहते हो, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और मेन चीज़ ये समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले, ताकि मैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री की जो मैथमेटिक्स MSc है उसकी एक प्रॉपर अच्छी तरह से वीडियो अवेल कराऊँ यूट्यूब पर। ठीक है, सो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इवॉल्यूट और इन्वॉल्यूट जैसे हम बोलते हैं ये होते क्या है। तो देखो मैं इसकी हेडिंग लिख देता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, इसको डेफिनेशन से समझते हैं। डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, सिंपल सा चीज़ है। दो डायग्राम है, दोनों डायग्राम के बीच का रिलेशन है, उस रिलेशन से आप समझ जाओगे कि क्या चीज़ है, कैसे चीज़ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं अगर एक कर्व बनाता हूँ, लेट्स से वी आर मेकिंग अ कर्व। ओके, मैंने बनाया कर्व, ये मैंने कर्व बनाया। ठीक है, तो देखो पहला मैंने कर्व बनाया, इस कर्व के बाद मैं एक और कर्व बनाऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे बनाया। अब आपके सामने क्या दिख रहा है, दो कर्व दिख रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस दोनों कर्व के अंदर से एक लाइन बनाऊंगा। देखो मैं पहले लाइन बनाऊंगा, ये जो कर्व है पहले इसके नंबरिंग दे देता हूँ। लेट्स से दिस कर्व इज व्हाट, दिस कर्व कैन बी कॉल्ड एज C, और इस कर्व को मैं C1 बोलूँगा। ठीक है, मैंने दोनों कर्व के नाम दे दिए। अब मैं क्या करूँगा, इस कर्व से जो हमारे पास C है यहाँ से एक टेंजेंट निकालूंगा, और वो टेंजेंट जाके इस दूसरे C1 वाले कर्व पे टच करा दूंगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ओके, दिस इज परफेक्ट। अब क्या करूँगा मैं बाद में कि ये जो C1 पे जहाँ टच करी ना, यहाँ पर भी टेंजेंट होगी, ये टेंजेंट बना दी। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, दो टेंजेंट दिख रही है, दोनों कर्व की अपनी अपनी। मतलब कहने का मतलब है कि अ, देखो एक तो कर्व है C1, ठीक है, दूसरा कर्व हमारे पास मतलब एक तो C है, एक है C1। अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, जैसे डायग्राम बनाया कि मैंने बताया कि C जो कर्व है यहाँ से मैंने जो टेंजेंट निकाली, तो इस टेंजेंट की मैं अगर नंबरिंग करूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज टी कैप, क्योंकि हमने यूनिट वेक्टर फॉर्म पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे कोई भी कर्व के बारे में। तो यहाँ टी कैप पढ़ते थे, या एन कैप पढ़ते थे, और यहाँ बी कैप पढ़ते थे। टी इज़ व्हाट, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो जो C1 जो C कर्व है हमारे पास, कैपिटल C, इसका जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर होगा ऐसे ही होगा, इसी डायरेक्शन में। और वो यूनिट टेंजेंट जाके दूसरा कर्व के यूनिट टेंजेंट वेक्टर जो कि हमारे पास किस तरफ है, ये इस तरफ है, इसको मैं T1 लेट कर दूंगा, T1 कैप। ठीक है, दिस इज ओनली T, इसको मैं T1 कैप लेट कर दिया C1 के कर्व का टेंजेंट, यूनिट टेंजेंट। तो ये जो हमारे पास सिर्फ C वाले जो कर्व का जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है वो जाके C1 वाले कर्व से 90 डिग्री बनाता है, या मतलब नॉर्मल है, या मैं कह सकता हूँ ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर। तो जब इस टाइप के दो कर्व हम दोनों को इस टेंजेंट के बीच में रिलेशन निकालते हैं, तब हम इसको क्या पढ़ते हैं, इवॉल्यूट और इनवॉल्यूट पढ़ते हैं। अब देखो सिंपल सा चीज़ है कि जहाँ से जा रहा है इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूँ, और ये यहाँ पर जब ऐड कर रहा है यहाँ मैं बोलता हूँ Q। ठीक है, या मैं ऐसा बोलता हूँ उसको P1 बोल लेता हूँ, क्योंकि हम C1 और C की बात करें तो P1 और P की बात करेंगे। तो देखो P कर दिया और मैंने P1 कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है कि ये दिमाग में याद रखना है कि जिस कर्व से मतलब जिस कर्व से टेंजेंट जाके दूसरे कर्व से परपेंडिकुलर हो रही है उसको तो हम बोलेंगे इवॉल्यूट। मतलब ये होगा हमारे पास इवॉल्यूट, मतलब जहाँ से मतलब टेंजेंट निकाली है दूसरी टेंजेंट की परपेंडिकुलर हो रही है उसको क्या बोलेंगे हम, इवॉल्यूट। और जो कर्व जो C1 है उसके टेंजेंट से दूसरी टेंजेंट की परपेंडिकुलर आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूट। ठीक है, तो देखो यही चीज है दोनों के बीच में रिलेशन कि व्हाट इज इनवॉल्यूट, व्हाट इज इवॉल्यूट। अब आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आई होगी कि मैं देखो शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, शॉर्ट सिंपल तरीके से। एक कर्व मैंने लिया, उस कर्व से मैंने टेंजेंट निकाली। ठीक है,
तो वो टेंजेंट जाके दूसरा कर्व एक मैंने ऐसा रखा कि उसकी भी टेंजेंट से वो जो टेंजेंट हमने निकाली पहले कर्व की वो परपेंडिकुलर है। तो जो हमने स्टार्टिंग में जो निकाली थी जिस कर्व से टेंजेंट उसको तो बोलेंगे इवोल्यूट, और जहाँ पर जाके परपेंडिकुलर लग रहा है उसको बोलेंगे हम इनवॉल्यूट। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो हमारे पास होने वाला है पूरा इनवॉल्यूट के बारे में। ठीक है, तो फटाफट नेक्स्ट स्लाइड में स्विच कर लेते हैं। सो देखो हमारा आज क्या पढ़ेंगे, इन्वॉल्यूट पढ़ेंगे और इन्वॉल्यूट की जनरल इक्वेशन हम निकालेंगे। अब हमारे पास डायग्राम तो सेम टू सेम रहेगा। जब हम दोनों चीज़ करेंगे, जैसे हम अभी इन्वॉल्यूट कर रहे हैं, जब हम इवॉल्यूट करेंगे तब भी यही डायग्राम सेम टू सेम बनाना है। बस उसमें करना क्या होगा, अभी हम किसकी इक्वेशन निकालेंगे, इस C1 की इक्वेशन निकालेंगे, मतलब कर्व 1 की वैल्यू निकालेंगे विच इज इन्वॉल्यूट, और उसमें क्या करेंगे हम इवॉल्यूट की वैल्यू निकालेंगे। तो चेंज कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो देखो अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं क्या इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। हमको पता है कि डेफिनेशन इन्वॉल्यूट की क्या होती है। इन्वॉल्यूट की हमको डेफिनेशन क्या होती है, द टेंजेंट ऑफ अ गिवन स्पेस कर्व C, ये कर्व C are normal to the another curve C1, then the curve C1 is called as the involute of the curve। सिंपल सा चीज़ है कि अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो सो डेफिनेशन क्या है, इफ द टेंजेंट ऑफ अ गिवन स्पेस कर्व C, ये C आर नॉर्मल टू अनदर टेंजेंट कर्व C1, मतलब इस C की जो टेंजेंट निकाली हमने जो कि T कैप है वो नॉर्मल होगी दूसरे कर्व की टेंजेंट से जो कि T1 है। देन जो कर्व C1 होगा, जो दूसरा हमारा जो जहां पर परपेंडिकुलर वाला होगा ये C1, इस C1 को हम क्या बोलेंगे, द इन्वॉल्यूट ऑफ स्मॉल c या कर्व C, मतलब इस कर्व C का इन्वॉल्यूट क्या होगा हमारे पास C1। और जब सेम टू सेम हम इवॉल्यूट की बात करेंगे तो ये चीज़ सेम टू सेम उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिक देखो मैंने डेफिनेशन लिख दी। अब जब हम बात करेंगे, सिंपल सा हमारा काम अब क्या है, अब हम निकालेंगे इसकी जनरल इक्वेशन, जो कि हमारा वीडियो का आज एजेंडा है। क्योंकि जनरल इक्वेशन होगी तो हम इसका सॉल्यूशन आराम से कर पाएंगे। अब देखो जनरल इक्वेशन जब करते हैं उससे पहले आपको बता दो जनरल इक्वेशन हम करते क्यों हैं, इससे मतलब हमारे पास क्या फ़ायदा होगा, क्या वैल्यू आएगी और किस चीज़ से हम क्या वैल्यू निकालेंगे। तो सिंपल सा चीज़ है कि अभी जो जो चीज़ें हम लेट करें पहले वो चीज़ें लिख देता हूँ। तो देखो हमको सबसे पहले कोई भी डिफरेंशियल ज्योमेट्री करते हैं तो हमको एक ऑरिजिन लेट करना पड़ता है जिसको हम ओ बोलते हैं, और ओ मीन्स ऑरिजिन। तो मैंने ओ को ऑरिजिन लेट कर दिया, और ये जो P1 है यहाँ से भी मैं ओ का एक लाइन खींचूंगा पोजीशन वेक्टर, और ये P से भी ओ का मैं पोजीशन वेक्टर खींचूंगा। अब देखो जब C के अंदर जा रहे हैं मतलब OP जा रहे हैं तो ये हमारे पास आएगा स्मॉल r। ठीक है, वही भी वेक्टर फॉर्म है, और यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो ये हमारे पास R1 वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। तो हमारे पास देखो एक ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं जैसे POP1। इस ट्राइंगल को हम यूज़ करके जो वेक्टर ट्रायंगल प्रॉपर्टी उसके रिस्पेक्ट में हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देखो जो जो चीज़ें लेट करनी वो चीज़ें लेट करके लिख देता हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट C1 बी एन इन्वॉल्यूट। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कि लेट C1 बी इन्वॉल्यूट। सबसे पहले तो C1 एक इन्वॉल्यूट है किसका, ऑफ C। नाउ एंड लेट इक्वेशन ऑफ कर्व C इज व्हाट, आर कैप इज इक्वल टू आर एस। एस के टर्म के अंदर एक इक्वेशन दी हुई है हमारे पास C की। तो देखो बेसिकली यही सिस्टम है कि हमारे पास ये जो स्मॉल c दी हुआ विच इज इवॉल्यूट, इसकी हमको क्वेश्चन में इक्वेशन दे देंगे, मतलब इस आर का हमको पोजीशन वेक्टर दे देंगे। अब इस आर का पोजीशन वेक्टर यूज करके हमको R1 का पोजीशन वेक्टर निकालना है, और हम यहाँ पे जनरल इक्वेशन करेंगे तो इसमें यही होगा कि R1 का जो हम एक फॉर्मूला निकालेंगे जिसके अंदर आर स्मॉल आर और कुछ जो वैल्यूज होती है, जैसे हमारे पास टी कैप है एन कैप है कुछ भी वैल्यूज है उसके बीच का रिलेशन होता है, उससे हमको R1 की इक्वेशन निकालनी है। तो बेसिकली इवॉल्यूट की इक्वेशन दी हुई होगी कर्व की, हमको निकाला इन्वॉल्यूट, और जब हम इवॉल्यूट की निकालेंगे तो हमको इनवॉल्यूट की इक्वेशन दी हुई होगी। तो देखो बेसिक अंडरस्टैंड मैंने लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा ट्राइंगल यूज करेंगे। तो ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हमारे पास है, P1O। अब इससे जब हम यूज़ करेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी, एक तो वेक्टर फॉर्म। तो देखो वेक्टर जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं ट्राइंगल के, तो जो सेम डायरेक्शन में उनको एक साथ लिख दो। तो देखो यहाँ पर OP और P ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ लिख दूंगा दैट OP वेक्टर प्लस P1P इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट कौन सा हमारा डायरेक्शन है, दिस इज OP। इन सब की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। तो OP1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, OP ओनली R1 वेक्टर, दिस इज इक्वल टू OP की वैल्यू है R वेक्टर, और प्लस के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है P1P। अब देखो यहाँ P1P में मैं टी कैप तो लिख नहीं सकता,
मुझे पता है यहाँ से जा रहा है, बट टी कैप के पैरेलल ही कोई चीज़ होगी, तो हम जब भी पैरेलल चीज़ देते हैं तो कोई कांस्टेंट इसमें अटैच कर लेते हैं, तो मैंने कांस्टेंट मान लिया म्यू T1। नाउ दिस इज व्हाट एन इक्वेशन। अब हमको करना क्या है, हमको ये म्यू है ना, इस म्यू की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये इक्वेशन तो आ गई हमारे पास। सिंपल सा चीज़ है कि मुझे ये आर की इक्वेशन, मतलब ये इवोल्यूट की इक्वेशन दी हुई क्वेश्चन में, टी कैप हमको पता चल जाएगा इजीली, और इसकी वैल्यू अभी निकालेंगे, तब हमारे पास R1 की वैल्यू विच इज इन्वॉल्यूट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, म्यू की वैल्यू निकालेंगे। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो म्यू की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो इक्वेशन नंबर सेकंड दी हुई है, वन नहीं सेकंड इक्वेशन दी हुई, तो पहली इक्वेशन में इसको लेट कर लेता हूँ। तो जो सेकंड इक्वेशन दी हुई, इस इक्वेशन को मेरे को S1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब मैं S1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्यों करना चाहता हूँ, बिकॉज ये R1 है ना, इसको मैं R1 डैश करना चाहता हूँ, ताकि R1 डैश होकर वो T1 हो जाए, क्योंकि हमको पता है कि R डैश इज इक्वल टू टी कैप होता है, और तो फिर R1 डैश भी करूंगा तो T1 डैश T1 हो जाएगा कैप में। सो यहाँ पर लिख दूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू S1। अब S1 क्यों है मैं आपको रीजन बताता हूँ। इक्वेशन सेकेंड, तो देखो S1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ लिखेंगे dR1 अपॉन dS1 इज इक्वल टू dR अपॉन dS1 प्लस म्यू dS1, ये टी कैप का, प्लस में आ जाएगा d अपॉन dS1 म्यू, और यहाँ पर टी कैप बाहर। अब देखो क्या करना है, सबके अंदर हमको क्या करना है, थोड़ा सा जो हम पैरामेट्रिक फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं वो हमको चीज़ें करनी पड़ी। कैसे, यहाँ पर dR1 अपॉन dS1 तो ऐसे ऐसे लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं। यहाँ पर देखो क्या करना है कि dR अपॉन, क्योंकि देखो ये जो dR है, ये R के अंदर जो आर्क लेंथ होगी वो भी मतलब सिर्फ S के अंदर होगी, तो S1 में तो होगी नहीं, क्योंकि S1 तो हमारे पास कर्व C1 की बात कर रहे हैं, तो मुझे इसमें S के अंदर चेंज करना पड़ेगा, तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ। सेम चीज़ यहाँ पर करूँगा, म्यू dt अपॉन ds, ठीक है, फिर ये आएगा ds अपॉन ds1, प्लस यहाँ पर जैसे जब म्यू करूँगा तो ये देखो म्यू को मैं क्या कर सकता हूँ, म्यू को मैं डैश बना के सकता हूँ, क्योंकि ये सिंपल चीज़ है, ये म्यू को मैंने डैश बना दिया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो क्या करना आगे, यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसको आर कैप डैश, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी कैप T1 कैप। ना यहाँ पर ये जो चीज़ होगी ना, ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट आर डैश। तो आर डैश को मैं क्या लिखूंगा, चलो मैं लिख देता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, ये आर डैश, फिर प्लस के अंदर देखो प्लस नहीं करता, साथ में मल्टीप्लिकेशन रख देता हूँ ताकि मैं बाद में इसको कॉमन ले लूँगा। प्लस के अंदर ये म्यू हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास T1 डैश, और ये आ जाएगा ds अपॉन ds1, प्लस ये आ जाएगा म्यू1 इंटू टी डैश, और यहाँ पर भी जब मैं करूँगा तो यहाँ नीचे मैं s के रेस्पेक्ट में करूँगा, और सेम चीज़ यहाँ तो एक स्टेप बढ़ा ही देता है ना, तो यहाँ पर भी मैं s के रेस्पेक्ट में करूँगा, तो ये आ जाएगा ds अपॉन ds1 डॉट डी कैप, तो ये चीज़ होगी, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ds अपॉन ds1। अब देखो जो RHS है, यहाँ पर RHS में देखो, RHS में देखोगे तो सबके अंदर ds अपॉन ds1 कॉमन आ रहा है, तो इन सबको कॉमन लेके एक तरफ लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ नीचे लिख देता हूँ। सो यहाँ पर आ जाएगा T1 कैप इज इक्वल टू R1 डैश का क्या मतलब, R डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी कैप हो जाएगी, प्लस के अंदर म्यू टी डैश। अब देखो म्यू टी डैश है ना, तो हमको सेरेट फेरेट फॉर्मूला पड़ा था, तो सेरेट फेरेट फॉर्मूला जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम चेंज करके इसमें चेंज करते हैं, कप्पा इंटू एन कर देते, तो ये आ जाएगा हमारे पास कप्पा इंटू एन, क्योंकि टी डैश जब हम बात करते हैं तो कप्पा इंटू एन की जो हमारी वीडियो ऊपर आ रही होगी उस वीडियो में आप देख लेना। ठीक है, फिर प्लस के अंदर म्यू डैश इंटू टी कैप। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट ले लूँगा और बाहर आ जाएगा ds अपॉन ds1। अब देखो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को मैं नंबर दे देता हूँ, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहाँ पर क्या करना, मुझे ये ds अपॉन ds1 इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है कैसे भी करके, मतलब इसका यूज़ करके आगे थोड़ा सा हमको सॉल्यूशन करना है। अब देखो यहाँ पर सिंपल सा चीज़ है कि मैं एक नया कर्व ले लेता हूँ, कर्व नया नहीं लेता, मतलब बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर देखो अगर मैं T1 को, मतलब ये जो T1 दिख रहा है, इसका अगर डॉट प्रोडक्ट मैं T से कर दूं, मतलब ये यहाँ पर T1 निकल रहा है, इसका डॉट प्रोडक्ट T से करूँ तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0, बिकॉज ये दोनों आपस में क्या है 90 डिग्री। तो जो स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, मॉडुलस मतलब a डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस a इंटू मॉडुलस बी इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर मैं इसको T1 को T से डॉट प्रोडक्ट कर दूँ तो ये LHS में 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो सेम टू सेम वेक्टर में अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो वैल्यू 1 आएगी, बिकॉज एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0।
ठीक है। और जब मैं यहाँ पर भी n को t से करूँगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, n डॉट टी भी वैल्यू जीरो आ जाएगी, बिकॉज हमने पढ़ चुके हैं कि जो n कैप टी कैप और बी कैप ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। और यहाँ पर भी टी को करूँगा तो यहाँ पर वैल्यू 1 आ जाएगी। तो देखो यही करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन को मैं वापस नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। सो ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन ना। अब देखो इसके आगे मैंने क्या बताया आपको कि सो वी नो दैट टी कैप इज परपेंडिकुलर टू T1 कैप, सो टी डॉट T1 इज इक्वल टू जीरो। हमको पता है डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास सो इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, टी कैप से, मतलब हाँ टी कैप से डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा टी कैप इंटू T1 कैप, दिस इज इक्वल टू टी कैप इंटू टी कैप। देखो ये आपको बुक में नहीं मिलेगा जिस तरह से मैं इतना एक्सप्लेन करके लिखता हूँ। फिर ये आ जाएगा हमारे पास टी कैप प्लस म्यू डैश टी कैप इंटू टी कैप। ठीक है, ये ब्रैकेट खत्म, मल्टीप्लीकेशन में डी एस अपॉन डी एस वन। यहाँ पर जब करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ आगे लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू जीरो। ठीक है, फिर टी डॉट डी हमारे पास कितना हो जाएगा 1, प्लस के अंदर एन डॉट टी हमारे पास 90 डिग्री है दोनों के बीच में एंगल, तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा प्लस का म्यू डैश ब्रैकेट इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी एस वन। अभी डी एस अपॉन डी एस वन हो गया हमारे पास। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पर सिंपल सा चीज़ क्या करूँगा कि ये जो हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगी, देखो ये मल्टीप्लिकेशन में ना, ओके। सो इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, दैट 1 प्लस म्यू डैश ब्रैकेट डी एस अपॉन डी एस वन इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, कौन सी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ बिल्कुल ईजिली। अब देखो सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ पर आपका थोड़ा सा माइंड ये यूज़ करना पड़ेगा आपको। कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा चीज़ है, ये डी एस वन जब इस एल एच में जाएगा तो जीरो से कट के जीरो हो जाएगा, मतलब कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब यहाँ पर जब मैं मिला करूँगा दिस प्लस में आ जाएगा म्यू डैश डी एस। सो व्हाट विल दिस गिव्स अस, देखो इसकी वैल्यू भी इक्वल टू जीरो है, तो इससे हमको क्या वैल्यू मिलेगी, म्यू डैश की वैल्यू क्या होती है हमारे पास जब हम सॉल्व करते हैं। म्यू डैश की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग बताई थी यहाँ पर कि म्यू डैश की वैल्यू वेयर इट इज़, ये हमारे पास नहीं, ये रही म्यू डैश की वैल्यू की थी डी यू अपॉन डी एस। तो मैं क्या डी म्यू अपॉन डी एस लिख दूँ, और बाद में मल्टीप्लाई डी एस है इक्वल टू जीरो, ये डी एस से कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या रह जाएगी, डी एस प्लस डी म्यू इज इक्वल टू जीरो। इसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। तो जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल हैव एस प्लस म्यू इज इक्वल टू सी। सी मैंने कोई कॉन्स्टेंट लेट किया। अब मैंने क्या बताया, जो मैंने सेकंड इक्वेशन लिखी इसमें वैल्यू क्या निकालनी, ओनली म्यू। तो यहाँ से मैं म्यू की वैल्यू क्या निकालूंगा, म्यू इज इक्वल टू सी माइनस एस। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो पुटिंग इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या थी, आर वन इज इक्वल टू आर प्लस में था म्यू टाइम्स ऑफ टी कैप। सो दिस विल गिव्स अस द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब जो इन्वॉल्यूट की बात कर रहे हैं, तो दिस इज आर डैश प्लस में आ जाएगा ये हमारे पास कितना, सी माइनस एस इंटू टी कैप। सो दिस इज व्हाट द इक्वेशन ऑफ और रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इन्वॉल्यूट। सो मैं यहाँ लिख दूंगा, सो इक्वेशन फिफ्थ विच इज फिफ्थ इज required equation of involute C1 of the curve। तो हमने ये बहुत इजी वे के अंदर आपको एक्सप्लेन करके इसका प्रूफ निकाल दिया। एग्जाम में आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमने ये इक्वेशन डिराइव कर दी, हमको पता चल गया कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इन्वॉल्यूट C1 ऑफ द कर्व इज दिस। अब देखो एक रिलेशन है, वो रिलेशन निकालेंगे ताकि हम आगे जो कर्वेचर पढ़ेंगे और जो टॉर्शन पढ़ेंगे उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसे रिलेशन क्या होगा, हमने जो इक्वेशन निकाली थी कौन सी वाली, जो इक्वेशन 3 से हमने डिडक्ट किया था, क्या इक्वेशन ये डिडक्ट किया था, तो हमने एक तो डी एस अपॉन डी एस वन इक्वल टू जीरो किया था, और हमने एक 1 प्लस म्यू को भी जीरो में पुट कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिखता हूँ, दैट 1 प्लस म्यू वन डैश इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमको इक्वेशन क्या मिली, दैट म्यू डैश इज इक्वल टू 1 माइनस का। ठीक है, तो ये जो -1 का है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन नंबर 4 को मैं इक्वेशन नंबर कौन सी में डालूंगा, थर्ड इक्वेशन में डालता हूँ। तो इन इक्वेशन नंबर थर्ड, तो देखो पहले इक्वेशन थर्ड लिख देता हूँ, टी वन कैप इज इक्वल टू टी वन कैप टी कैप प्लस
म्यू इंटू एन कैप कप्पा एंड प्लस म्यू डैश टी कैप। दिस इज नॉट कप्पा, दिस इज टी कैप। ठीक है, ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, बिकॉज मुझे डी एस अपॉन डी एस वन की वैल्यू निकालनी है, तो डी एस अपॉन डी एस वन। ठीक है, अब यहाँ देखो टी कैप है ना, तो टी कैप को भी टी वन कैप को मैं ऐसे ही रखने देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ मैं इसको छेड़ता नहीं हूँ। अब यहाँ क्या करूँगा, म्यू वन डैश को वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर लूँगा। ठीक है, तो ये डी एस अपॉन डी एस वन इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, तो दिस इज टी वन, यह आ जाएगा हमारे पास डी एस वन अपॉन डी एस, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर टी वन ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, माइनस में आ जाएगा प्लस के अंदर म्यू इंटू एन कैप के है, तो मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो एन कैप के है ना, इसको मैं टी में लिख देता हूँ। ठीक है, तो चलो इसको मैं टी में लिख देता हूँ, ये टी कैप ही होगा। अब यहाँ पर मैंने टी कैप लिख दिया, वापस एक क्वेश्चन में जाते हैं। चलो क्या एक बार वापस पुट करके देख लेते हैं। तो ये लो, लेट से मैंने वापस रख दिया। यहाँ पे देखो म्यू डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू इंटू एन कैप इंटू के आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ वन, तो ये आ जाएगा टी कैप। ओके, यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट। अब दिस विल गिव्स अस व्हाट, टी वन डैश टी वन कैप अपॉन मतलब मल्टीप्लाई में डी एस वन अपॉन डी एस, दिस इज इक्वल टू, ये से ये कैंसिल, ये म्यू इंटू एन कैप के। अब म्यू इंटू एन कैप के आ रहा है, तो यहाँ पर देखो टी वन जो है ना डॉट का, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर इसको भी हमको एलिमिनेट करना पड़े, तो ये जो हटाना है ना, इसको करने के लिए कुछ नहीं है, इस जो इक्वेशन है ना, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 5, इसको मैं मॉडुलस ले लूँगा। तो जब मैं टी वन का मॉडुलस लूँगा डी एस वन अपॉन डी एस, दिस इज इक्वल टू म्यू मॉडुलस ऑफ एन कैप इंटू क्यू। तो ये वैल्यू हमारे पास देखो कि भी यूनिट वेक्टर का जो मॉडुलस लेते हैं तो वैल्यू वन आ जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, डी एस वन अपॉन डी एस इज इक्वल टू म्यू इंटू के। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 6, और ये मैंने इक्वेशन यहाँ पर निकाली, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आगे जब हम सॉल्यूशन करेंगे। हालांकि एग्जाम में 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन ऊपर से जोड़ रहे हैं इसके अंदर, तो इसमें इतना ही क्वेश्चन आता है। अब देखो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अब इससे ज़्यादा तो ईजी देखो कोई बताएगा नहीं, क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं इवॉल्यूट और इनवॉल्यूट में, तो ये सिंपल सा चीज़ है। हमको पहले क्या करना, सबसे पहले यूज़ करना है कि वेक्टर फॉर्मूला यूज़ करो, वेक्टर फॉर्मूला यूज़ करके एक रिलेशन निकालो, और हमको पता है वो म्यू टी कैप होगा। अब हमको क्या निकालना, म्यू। म्यू निकालने के लिए पूरी इक्वेशन को एस वन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, फिर थोड़ा सा जो फॉर्मूले हमने प्रीवियस पढ़े उसको यूज़ करके यहाँ पर दिमाग लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, तो फिर बस इस वीडियो में यहीं पे इतना ही है, हमने बस जनरल इक्वेशन निकाला। नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम कर्वेचर की बात करेंगे और हम टॉर्शन की बात करेंगे। टॉर्शन क्या होता है, कर्वेचर क्या होता है। तो अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।